ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर कैप्टन यूजन को देखते हैं और साथ ही साथ में उसके गैंडपा को, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे आर्मी के सुपर हेड होते हैं। और यहाँ पर वो यूजन को ब्लैंक डेट पर जाने के लिए कहते हैं। तो फिर यहाँ पर यूजन निकल पड़ता है। फिर यहाँ पर यूजन की टकरार होती है एक लड़की से, जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है एंड उसका नाम रैनन होता है। और यहाँ पर वो रैनन को देखते ही समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिसने गैंडपा की जान बचाई थी। एंड हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार गैंडपा जो है यूजन से कह रहे थे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, लेकिन यूजन उन्हें मना कर देता है। तो गैंडपा यहाँ पर नीचे टहल रहे थे और उनके साथ उस टाइम पर कोई भी नहीं था और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। और यहाँ पर रैनन ने ही उनकी जान बचाई थी। और यहाँ पर इन प्रेजेंट में उसकी गैंडपा ने भी रैनन के साथ में उसकी ब्लाइंड डेट को फिक्स किया था। तो यहाँ पर रैनन उसे सॉरी बोल के फटाक से भागकर उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर गैंडपा होते हैं। और गैंडपा ने यहाँ पर उसे ये कहकर बुलाया था कि उन्हें हार्ट पेन वापस से आ रहा है, इस वजह से वो बेचारी इतना भाग भाग कर वहाँ तक पहुँची होती है। फिर बाद में यहाँ पर गैंडपा कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं अभी ठीक हो चुका हूँ। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में इतने में ही यहाँ पर यूजन भी आ जाता है, जहाँ पर गैंडपा यूजन से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और यहाँ पर वो उन दोनों को शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रैनन गैंडपा को एग्जाम्पल देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर पढ़ने के लिए आई थी और अब मैं एक नर्स भी बन चुकी हूँ, यहाँ तो मेरा खुद का घर भी नहीं है, तो आप एक ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पर गैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस शहर में मुझे कौन नहीं जानता, तुम्हें यहाँ पर जो भी ज़मीन चाहिए, जो भी विला चाहिए, तुम बस मुझे बता दो, तो फिर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। यहाँ पर बाद में रैनन देखने लगती है यूजन की और यहाँ पर यूजन उसे शादी करता है कि जैसे गैंडपा मेंटली डिजायर हो चुके हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है और तुम इसकी ग्रैंडसन कैसे हो। तो फिर यहाँ पर यूजन कहता है कि मैं इनका ग्रैंडसन नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक नॉर्मली माली का बेटा हूँ और यहाँ पर वो मुझे अपने बच्चे जैसा मानते हैं और इस वजह से वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और मैं मंथली इतना कुछ अर्न भी नहीं करता हूँ और ये कपड़े ये तो मैंने इनके लिए बस पहना है क्योंकि गैंडपा मुझे इन कपड़ों में देखना चाहते थे। और यहाँ पर रैनन उसकी बातों पर विश्वास करने लगती है। दूसरी ओर गैंडपा को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद गैंडपा उसको सारी सच्चाई बताए। इतने में यहाँ पर रैनन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वोटिंग के अकॉर्डिंग रैनन को हॉस्पिटल की जॉब से निकाल दिया गया है। रैनन यहाँ पर उसे कहती है कि मैंने बहुत ही मेहनत की थी, फिर भी ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ पर वो कॉल वाली बताती है कि तुम्हें तो पता ही है अपॉर्चुनिटी उन्हें ही मिलती है जो यहाँ पर पहचान वाले होते हैं और यहाँ पर तुम किसी को भी नहीं जानते, तो हम तुम्हारी सेटिंग नहीं करवा पाए। फिर यहाँ पर वो नाराज हो जाती है। तभी यहाँ पर गैंडपा अपने ग्रैंडसन से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने उसे ऐसा झूठ झूठ क्यों कहा। तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि देखो यहाँ पर ये अकेले रहती है, ये किसी को जानती भी नहीं है और इसके अकॉर्डिंग इसके पास ना घर है और ना ही ज़्यादा पैसे हैं, तो क्या पता वो घर और पैसों को देख के मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई हो और क्या पता वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग जाए। तो गैंडपा कहते हैं कि खबरदार तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। यूजन कहता है कि गैंडपा आपको पता नहीं है आजकल किस किस तरह की लड़कियां बाहर घूमती है जो ऐसी ही गोल्ड डिगर होती है और लड़कों को ठग लेती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन जो है वो शादी के लिए हाँ कर देती है, जहाँ पर यूजन मन में सोचता है कि देखा मुझे तो लगा ही था कि वो गोल्ड डिगर है, लेकिन मैं इसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर गैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन जाने के लिए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और यहाँ पर रैनन ने उससे शादी करने के लिए इसलिए हाँ कहा था कि वो उसके घर में रहेगी, क्योंकि अब वो बेचारी हॉस्पिटल में रहा करती थी और यहाँ पर उसकी जॉब चली गई तो वो हॉस्पिटल में भी कैसे रह सकती थी। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है। और यहाँ पर रैनन को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि सिर्फ एक घर पर रहने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इतने में ही यहाँ पर गैंडपा आते हैं जो उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर बाद में वो रैनन से कहते हैं कि अगर ये तुम्हें ज़रा सा भी तंग करे या परेशान करे तो तुम तुरंत आकर मुझे बता देना। और यहाँ पर पीछे से वो कान लगाकर यूजन उनकी बातें को सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में यहाँ पर गैंडपा चले जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि देखो तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मेरी सैलरी सिर्फ 3000 है और मैं माली का बेटा हूँ और एज अ सेक्रेटरी कार्ड में काम करता हूँ। रैनन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहना, मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए इसलिए
इसलिए हाँ की थी क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं थी और यहाँ पर उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल की जॉब से निकाल दिया जा रहा था, तो मुझे इमरजेंसी में यहाँ पर जॉब करना ही था। इस वजह से फिर बाद में यहाँ पर वो उसे $100 का बिल चेक भी देती है और कहती है कि तुम इसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकती हो। और ये बात देखकर और सुनकर यूजिन सोच में पड़ जाता है कि क्या पता उसने यहाँ पर रैनन को मैसेज कर दिया हो। लेकिन इतने में ही यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे कमांडो कहकर बुलाता है एंड यहाँ पर वो फटाक से बाद में उसे हक करने लगता है। लेकिन वो उसे असल में हक नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर उसके फेस को छुपा रहा था ताकि कोई भी लोग उसकी वाइफ के फेस को देख ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर वो लोग उसकी वाइफ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रैनन को लगता है कि वो उसे हक कर रहा है, फिर बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी भी मांगती है। दूसरी ओर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ होता है। जी यहाँ पर उसे मिशन के बारे में बता रहा था। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि छुट्टियों में भी हमें यहाँ पर सीक्रेट मिशन को करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर यूजिन उसे कहता है कि देखो हमारे देश की सेवा के लिए हमें इतना तो करना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं जो रिसेप्शन एरिया में होती है। फिर और यहाँ पर सभी नर्स आपस में बात कर रही होती है कि आज कमांडर को यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कितने ज़्यादा मस्कुलर मैन है और हैंडसम मैन भी है। यहाँ पर वो लोग उनकी वाहवाही करने लग जाते हैं। रैनन यहाँ पर कमांडर गु का पूरा नाम पूछती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मैनेजर का, जो कि उसे ऊपर कैबिन में बुला रही थी। तो फिर यहाँ पर वो चली जाती है एंड जैसे ही वो कैबिन की ओर जाने लगती है तो पीछे से हम यहाँ पर कमांडर गु यूजिन को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ को नहीं देख पाता। फिर जैसे यहाँ पर रैनन उस रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर वो मिया को देखती है और इस लुक से हमें समझ आता है कि उन दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी खासी नहीं बनती है। यहाँ पर मिया कहने लगती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, हम कॉलेज में एक साथ थे। यहाँ पर हमें मैनेजर के लुक से समझ भी आ जाता है कि यहाँ पर मैनेजर मिया को ट्रांसफ़र करने वाली है और तो यहाँ पर वो रैनन को कहीं और लोकल एरिया में ट्रांसफ़र करने वाली है। यहाँ पर वो रैनन की फाइल मांगती है और इसे डस्टबिन में फेंक देती है। रैनन कहती है कि अरे प्लीज़ ऐसा मत करो, आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक घर भी ढूंढ लिया है रहने के लिए और अब मैं शादीशुदा भी हूँ। ये बात सुनती है जब मिया तो उसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि तुम किसके साथ शादी कर रही हो और कौन है वो बदनसीब जो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी भी हो गया। तुम्हें पता भी है मैं बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हूँ। और वहीं वो ये भी बताती है कि कमांडर गु को मैंने ही बचाया था और वो चाहते हैं कि मैं उनके ग्रैंडसन के साथ शादी करूँ। अब मैं उन्हें ना भी तो नहीं बोल सकती हूँ। मैनेजर यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तो तुम वही लड़की जिसने यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को बचाया था। तो यहाँ पर मिया कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो भी दी है और चलो वैसे भी बहुत ही जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। यहाँ पर रैनन वो फ़ोटो को देख लेती है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम जिसे ग्रैंडपा समझ रही हो वो तो ग्रैंडपा है ही नहीं। आखिर तुम इतना झूठ झूठ कैसे बोल सकती हो और तुमने इस इंसान को नहीं बचाए। यहाँ पर मिया उसे खड़े होकर उसे टॉर्चर वे में कहने लगती है कि तुम कह रही हो कि मैंने इनकी जान नहीं बचाई, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने इनकी जान बचाई है। रैनन कहती है कि हाँ सही कहा, मैंने इन ग्रैंडपा की जान बचाई है और ये कोई कमांडर वमांडर नहीं है, ये एक नॉर्मल से जनरेटर है। तो फिर यहाँ पर वो मैनेजर बोलने लगती है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि ये है कौन, इनकी असली आइडेंटिटी एज अ कमांडर ही है। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम इतना साफ साफ झूठ क्यों बोल रही हो, बेहतर होगा कि तुम सच्चाई को कबूल कर लो। रैनन कहती है कि अगर दम है तो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, उसमें साफ साफ सब कुछ कैप्चर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर मैनेजर और मिया उनमें से कोई भी यहाँ पर उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। यहाँ तक कि मैनेजर उसकी फाइल को लेती है और हवा में फेंक देती है। और यहाँ पर रैनन को याद आता है अपनी मॉम की बात, जहाँ पर उसकी मॉम ने आखिरी विश की थी कि रैनन उसी हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करे और लोगों की जान बचाए। फिर यहाँ पर रैनन को गुस्सा आता है। फिर बाद में हम यहाँ पर यूजिन को देखते हैं जो कि जनरल डायरेक्टर के साथ में था एंड यहाँ पर बाजू वाले रूम में ही झगड़ा हो रहा था। तो फिर यहाँ पर उन्हें सारी की सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यहाँ पर यूजिन को गुस्सा आता है कि आखिर वो है कौन जो मेरी वाइफ बनने का नाटक कर रहा है। तो फिर वो तीनों की तीनों ये देखने के लिए चल पड़ते हैं और यहाँ दूसरी ओर मिया और मैनेजर जो है वो दोनों की दोनों मिलकर रैनन पर टूट पड़ती है। रैनन यहाँ पर उन्हें भी सुना देती है। मैनेजर कहती है कि जितनी बरपर करनी है कर लो, लेकिन मेरे कैबिन से बाहर जाकर कहो। और यहाँ पर रैनन कह देती है कि मैं अपर हेड में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उठाने लगती है और यहाँ पर मिया रैनन को धीरे से कहती है कि तुम्हें पता है मेरा भाई मिस्टर गु के अंडर ही काम करता है। तो फिर यहाँ पर तुम कितने भी सच कह लो, आखिर तुम्हारा सच कभी बाहर नहीं आने वाला। और यहाँ पर रैनन को समझ आता है कि मिया यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रही है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन गुस्से में उसे सुना देती है, जहाँ पर मैनेजर रैनन को सुनाना शुरू करती है और वो दोनों की दोनों यहाँ पर रैनन को धक्का मार रही
रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है, यानी कि यूजिन आ जाता है, जो कि रैनन को पकड़ लेता है। यहाँ पर सभी लोग उसे मिस्टर गु समझ रहे होते हैं, हालांकि वो मिस्टर गु यूजिन होता ही है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ के सामने वो नाटक कर रहा था कि मैं मिस्टर गु नहीं हूँ, मिस्टर गु तो ये है। यहाँ पर जी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये मुझे कमांडर अचानक से क्यों बना रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जी कहने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है, और तो मैनेजर यहाँ पर बताने लगती है कि ये लड़की बड़ी चालाक है और बड़ी चंट इंसान है। यहाँ पर ये कह रही है कि इसने ग्रैंडपा की जान बचाई है, यानी कि आपकी ग्रैंडपा की, लेकिन यहाँ हमें पता है कि मिया ने उनकी जान बचाई है। फिर यहाँ पर यूनजे उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। मैनेजर यहाँ पर यूनजे पर चिल्लाती है कि तुम एक असिस्टेंट हो, यहाँ पर बीच में बातें क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर जी उस पर चिल्ला देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसे बोलने की। एंड वो ऐसा इसीलिए करता क्योंकि वो उसका कमांडर होता है और अपने कमांडर को रिस्पेक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। रैनन भी यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर गु यहाँ पर मेरे हस्बैंड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर बाद में जी कहने लगता है कि वो मेरा असिस्टेंट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो जो कहेगा सच ही कहेगा, तुम यहाँ पर उसे उल्टी मुँह बात नहीं कर सकती। बाद में यहाँ पर मिया जो है वो फोटो दिखाना शुरू कर देती है और जी यहाँ पर उस फोटो को ले लेता है, और ये तो उसके ग्रैंडपा ही होते हैं, और वो डर के मारे यहाँ पर यूजिन को वो फोटो दे देता है और कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर यूजिन कहने लगता है कि ये कोई आर्मी के लीडर वीडर नहीं है, ये तो एक नॉर्मल से जनरेटर है और वो मेरे ग्रैंडपा है, तुमने किसी और इंसान को गलत समझ लिया है। यहाँ पर मिया अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद से मैंने गलती से कोई और फोटो को चुरा लिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर इसकी कलीग को बुली कर रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर वो जी को आगे भेजता है, जहाँ पर जी ऐसा कमांडर उन्हें बड़ी बड़ी डांट लगाता है और कहता है कि तुम दोनों को तो यहाँ पर रहने का हक भी नहीं है। फिर वो दोनों के दोनों यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है। फिर जी यहाँ पर रैनन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम हॉस्पिटल में रहने के लायक हो और ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखा कर रहूँगा। और यहाँ पर वो इनडायरेक्टली उसका हस्बैंड यहाँ पर उसे बड़े अच्छे से हेल्प कर देता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग बाहर चले जाने लगते हैं। रैनन यहाँ पर यूजिन से पूछती है कि आखिर कमांडर तुम्हें लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों थे और तुम यहाँ पर उनके अंदर कैसे काम करते हो, तुम तो एक नॉर्मल से सेक्रेटरी गार्ड हो ना। यहाँ पर यूजिन कहने लगता है कि वो एक्चुअली मैं जिस जगह का सेक्रेटरी गार्ड हूँ ना, वो तो जो कंपनी है वो उनकी फैमिली ऑन करती है और यहाँ पर वो मेरे स्किल्स को देखकर वो चाहते हैं कि मैं उनके अंदर थोड़ा सा काम कर लूँ, बस इस वजह से। फिर बाद में यहाँ पर रैनन से पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर गु शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अगर रैनन उसके साथ उसी के घर में रहेगी तो फिर मिस्टर गु का सारा भांडा फूट सकता है और यहाँ पर यूजिन नहीं रहेगा और उसे उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि देखो फिलहाल तो मेरा घर बहुत ही मैशी है, लेकिन मैं जाकर उसे क्लीन अप कर दूंगा, फिर मैं शाम को खुद ब खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर रैनन को यूजिन का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है, उसे लगता है कि कितना पोलाइट, हम्बल और काइंड इंसान है ये। फिर बाद में हम यहाँ पर यूजिन को देखते हैं जो ग्रैंडपा के पास में आया होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बहुत ही डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि इस पूरी की पूरी कंट्री में मेरी एक रेपुटेशन है जो कि तुमने पानी में मिला दी है। यहाँ पर तुमने मुझे एक जनरेटर का पोस्ट दिया और खुद को सेक्रेटरी गार्ड का। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। मुझे यहाँ पर रैनन को सारी बात बतानी होगी। यहाँ पर जैसे ही वो उसे फ़ोन लगाता है तो यूजिन उसका फ़ोन वापस रख देता है और कहता है कि देखिए ग्रैंडपा, मैंने अभी अभी उससे शादी की है और शादी से पहले उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर में रहेगी, तो क्या पता इस विला को देखकर वो ऑब्सेस हो गई हो और एक बार मैं उसको जान लूँ, परख लूँ और उसके बाद हम उसे सच्चाई बता देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि तब तक कहाँ सड़कों पर रहोगी क्या। यूजिन कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसकी कुछ अरेंजमेंट कर लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो उसे घर बुक करने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, वो विला खाली पड़ा है, मैं उसे क्लीनिंग करवा देता हूँ। यहाँ पर वो उस पर चिल्ला कर कहता है और बोलता है कि मुझे एक नॉर्मल सा घर चाहिए, 80 स्क्वायर फीट का, उससे ज़्यादा नहीं, और हाँ एक सस्ती फस्ती सी कार भी खरीद लेना। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को लेकर वो उसके घर में चला जाता है। रैनन यहाँ पर इस बिल्डिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो नई बिल्डिंग है और यहाँ पर जो घर है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तुम पक्का सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हो ना, क्योंकि तुम्हारी सैलरी में यहाँ पर घर खरीदना बहुत ही मुश्किल काम है। घर खरीदना तो छोड़ो, हम इसे रेंट आउट भी नहीं कर सकते। फिर बाद में यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है। रैनन कहती है कि घर तक तो ठीक था और ये कार, इतनी लग्जरियस कार तुम्हारे पास कहाँ से है। फिर बाद में यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है, तो यूजिन कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कमांडर गु को हमारी शादी के बारे में पता है, तो फिर यहाँ पर ये घर उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट
गिफ्ट दिया है और इस कार को तो मैंने रेंट पर ली है और इस कार के लिए मुझे धीरे धीरे पे करना ही पड़ेगा। वैसे भी ये कार सेकंड हैंड कार है जो कि वो चलाते नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे दे दी। फिर यहाँ पर वो मन ही मन में ची को गालियाँ दे रहा होता है और कहता है कि मैंने उससे कहा था एकदम गरीबों जैसी चीज़ें करने के लिए, लेकिन ये इंसान तो पूरा उल्टा ही कर बैठा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं। यूचन यहाँ पर रेनन को देखकर मन में सोच रहा था कि यहाँ पर ये एक्टिंग कर रही है या फिर ये सच में इतनी पागल है जो मेरी बात पर इतनी आसानी से मान रही है। हालांकि मुझे अपनी वाइफ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या पता ये आगे चलकर कोई ठग निकले तो। फिर यहाँ पर जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो रेनन तो पूरे घर को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। यूजन मन में सोच रहा था कि मेरे लिए तो ये घर बहुत ही छोटा है, ना जाने इसका बाथरूम कितना छोटा सा होगा, लेकिन यहाँ पर रेनन को ये घर बहुत ही मस्त लगता है और बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी। फिर बाद में यहाँ पर रेनन सोचती है कि ये मेरे लिए इतनी सारी अरेंजमेंट कर रहा है तो शायद से मुझे भी यहाँ पर अपना पॉसिबिलिटी योगदान देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ पैसे वो जमा करती है और उसे देने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे टॉवल में देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है और शर्माने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम। तो रेनन कहती है कि एक्चुअली तुमने ये सब कुछ किया तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा तुम्हें कुछ देना चाहिए, और रही बात मेरी जॉब की तो धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी और जैसे मेरी सैलरी में इंक्रीजमेंट आएगा वहाँ पर मैं इस घर को भी इक्वली कंट्रीब्यूशन दूंगी। यहाँ पर बाद में वो मन में सोचने लग जाता है कि आखिर ये सचमुच नाटक कर रही है या फिर क्या सच में ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है जो कि बहुत ही भोली भाली सी है और ये बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रेनन उसे पैसे देने लगती है जहाँ पर उसका हाथ गलती से उसके टॉवल पर लग जाता है और यहाँ उसका टॉवल खुलकर नीचे गिर जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर रेनन उसकी टॉवल लेने में मदद करती है और यहाँ पर वो उसके ऊपर ही फिसल कर गिर जाती है। यहाँ पर यूजर उसे उठने के लिए कहता है। रेनन को तो कुछ भी समझ नहीं आता, फिर उसे याद आता है कि वो तो उसी के ऊपर लेटी हुई है। फिर वो फटाक से उठकर वहाँ से माफ़ी मांगने लगती है और अपनी आंखों को बंद करके कहती है कि मैंने सचमुच कुछ भी नहीं देखा। दोनों यहाँ पर उठकर वहाँ से फटाक से भाग जाते हैं एंड रेनन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चेंज करके आ जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक वियर्ड सी ऑकवर्डनेस होती है और रेनन यहाँ पर कुछ और ही टॉपिक के बारे में बात करने लगती है कि घर कितना खाली खाली सा लग रहा है। फिर बाद में उसे फ़ोटोग्राफ का याद आता है तो अपने बैग में से फ़ोटोग्राफ निकाल कर वो वॉल पर हैंग कर देती है और यहाँ पर यूजन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सच में शादी हो चुकी है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो चेयर से नीचे उतरने वाली थी वो गिरने वाली होती है और यूजन यहाँ पर उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है जहाँ पर उसकी क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस आ जाता है और इस बार यूजन यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी बातें करना शुरू कर देता है ताकि ऐसा ना लगे कि उनके बीच में फ़िलहाल कुछ अजीब सी चीज़ें हुई है। और यहाँ पर वो वेदर की बातें करता है। फिर रेनन कहती है कि माफ़ करना मुझे जॉब पर जाना है। यूजन कहता है कि तुम सुबह और रात दोनों टाइम जॉब करती हो। रेनन कहती है कि नहीं, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है और यहाँ पर वो उसे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए ले चलती है जहाँ पर वो चिकन को सेल किया करती है। यहाँ पर यूजन उसकी कटिंग स्किल को देखकर अपने मन ही मन में डरने लग जाता है और सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा बड़ा फाइटर कमांडर हूँ तो फिर यहाँ पर मैं इस लड़की से क्यों डर रहा हूँ। और यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि शायद से तुम्हें भूख लग रही होगी। यूजन यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ये चिकन इतने कम प्राइस में क्यों सेल कर रही हो, तुम इस प्राइस को बढ़ा भी सकती हो। लेकिन यहाँ पर रेनन कहती है कि नहीं, यहाँ के एरिया वाले कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं तो फिर अगर मैंने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया तो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं खा पाएंगे और वैसे भी इनका पेट भरे, मेरी बस यही ख्वाहिश है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपने डिश को खिलाती है जहाँ पर यूजन को उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। रेनन यहाँ पर उसके हाथ को नोटिस करती है जहाँ पर उसका कपड़ा थोड़ा सा फट गया था तो फिर यहाँ पर वो सुई धागे को लेने चली जाती है और आते यहाँ पर वो उसे सिलने लगती है और उसे एकदम अच्छे से ठीक कर देती है। यूजन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हर एक चीज़ कैसे आती है। रेनन कहती है कि अगर बहुत ही यंग एज में तुम्हारे मॉम डैडी इस दुनिया में ना रहे तो तुम्हें खुद पर ही डिपेंड होना पड़ता है। यूजन यहाँ पर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने लगता है। इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस कार में से मिया बाहर आती है और कहती है कि अरे वाह, एक नर्स यहाँ पर ये सारे काम भी कर रही है। यूजन ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था। रेनन यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि देखो, नर्स वाली जॉब के बाद मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम यहाँ पर कुछ काम करने आई हो तो काम करके जाओ यहाँ से। तो फिर मिया कहती है कि हाँ, मुझे तो यहाँ पर चिकन खाने का मन कर रहा है तो मैं तो तुम्हारी कस्टमर हुई ना, तो याद रखना
तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करो। फिर यहाँ पर वो उसे डिश देती है जहाँ पर मियाँ बिना खाए उसे फेंक देती है और कहती है कि कितना गंदा बनाया तुमने, इस वजह से तुमने इसे इतने कम प्राइस में बेच रही हो। यहाँ पर यूजिन कहता है कि नहीं, ये गंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो प्रॉपर टेस्ट कर रहा है। मियाँ कहती है कि हाँ हाँ, लगता है तुम इसके हस्बैंड हो, इस वजह से तुम यहाँ पर इसकी साइड ले रहे हो। तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? मेरा भाई कमांडर गो के अंडर काम करता है और तुम्हें पता ही होगा कि हमारा स्टैंडर्ड कितना बड़ा है, फिर भी हम यहाँ पर आकर खा रहे हैं। यहाँ पर यूजिन अपना मास्क उतार देता है जहाँ पर उसका भाई कमांडर गो को देखकर शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर बाद में वो उसे नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर यूजिन गुस्से में आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी माफ़ी मांगनी है तो जाकर जिस चिकन को फेंका है उसे खाने लग जाओ। और यहाँ पर उसका भाई उस चिकन को खाने लग जाता है। रैनन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अगर आपको चिकन ही खाना है तो मैं आपको दूसरा दे देती हूँ, वो पड़े हुए चिकन तो इस तरीके से मत खाइए। यहाँ पर उसकी बहन उसे रोकने लगती है और गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सारी की सारी चीज़ें देकर पूरा स्पॉइल कर दिया है, तुम्हें तमीज़ ही नहीं है कि सभी से कैसे बात की जाती है, लगता है मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो माफ़ी के तौर पर ढेर सारे पैसों का बंडल निकालता है और उन्हें देने लगता है, जहाँ पर रैनन भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर उसने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है उसकी मॉम का, यानी कि उसकी स्टेप मदर का, जो कि उसे घर पर बुला रही होती है और यहाँ पर ना जाने कैसे वो उसके न्यू वाले घर में पहुँच गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर रैनन का स्टेप ब्रदर भी होता है। यहाँ पर वो लोग पूरे के पूरे घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी महंगी चीज़ें कभी नहीं देखी होती है। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, तभी मैं सोचूं कि तुम घर छोड़कर कहाँ पर रह रही हो, वो भी अकेले और इतने टाइम से। रैनन कहती है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है कि इतनी जल्दी तुमने शादी भी कर ली और बिना अपनी मॉम को बताए। रैनन यहाँ पर उसे अपनी लाइन को क्रॉस करने से मना करती है तो फिर उसकी मॉम जाकर चुपचाप बैठ जाती है और यहाँ पर वो उससे पैसे मांगने लगती है, लेकिन रैनन यहाँ पर कुछ भी देने से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर आसपास कई सारी लग्जरियस चीज़ें रखी हुई थी तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे उठाकर बैग में रखने लगती है। रैनन कहती है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत छुइए, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड का है। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर वो रैनन का बैग ले लेती है और उसके अंदर से जितने भी पैसे होते हैं वो निकाल कर ले लेती है। रैनन उनसे मना करती है कि उसने बहुत ही मेहनत से कमाए हैं। तो फिर यहाँ उसकी स्टेप मॉम बोलने लगती है कि हाँ, तो मेहनत से कमाए हैं तो मैं क्या करूँ, वैसे भी ये पैसे तुम्हारे डैड के इलाज के लिए यूज़ होने वाले हैं और वैसे भी उस बूढ़े ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया है, वो लोन तो हम चुकाते चुकाते ही मर जाएंगे। और यहाँ पर यूजिन उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो तो यहाँ पर उसकी आंटी कह रही होती है कि तुमने शादी कर ली है ना, तो जाओ जाकर अपने हस्बैंड से पैसे मांगो। फिर रैनन यहाँ पर ऐसा करने से साफ मना कर देती है और यूजिन यहाँ पर रैनन को अंदर बुला लेता है और यहाँ पर यूजिन उसे कार्ड देने लगता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर 1 लाख है, यहाँ पर तुम ये अपने डैड के लिए यूज़ कर सकती हो। रैनन यहाँ पर वो पैसे लेने से साफ साफ मना कर देती है और यूजिन समझ जाता है कि रैनन नाटक नहीं कर रही है, ये बहुत ही सिंसियर और प्योर हार्टेड लड़की है। फिर बाद में वो उससे कहते हैं कि देखो, वैसे भी तुम्हारा ये फैमिली मैटर है और तुम्हारा फैमिली मैटर मेरा फैमिली मैटर है, तो तुम पैसों को रख सकती हो। रैनन यहाँ पर वो कार्ड ले लेती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन कहती है कि सारे के सारे पैसे मैं तुम्हें ज़रूर लौटा दूंगी। फिर बाद में वो अपनी मॉम को उस कार्ड को देने लगती है और कहती है कि याद रखना, इसमें से एक भी पैसा गेबलेस में नहीं जाना चाहिए, सब के सब मेरे फादर के इलाज के लिए जाना चाहिए। तो फिर यहाँ से वो लोग उसे थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रैनन का स्टेप ब्रदर अपनी मॉम से कहता है कि आपको नहीं लगता जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शायद से आपके पास भी इतने पैसे नहीं है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि देखा नहीं, ये कितने बड़े घर में रहती है और कितनी महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पर है, और तुम कहती हो कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर नहीं भी होते तो मुझे पता है कि उस लड़की से पैसे कैसे निकलवाने हैं, और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, तुम उस पैसों से मज़े कर लो। फिर बाद में यहाँ पर रैनन हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसे दूसरे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसे आज ही उसके डैड के मरने की खबर मिलती है। रैनन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि उसने तो पैसे भिजवा दिए थे टाइम से, तो फिर यहाँ पर उसके डैड का इलाज क्यों नहीं हुआ। फिर यहाँ पर वो डॉक्टर बताने लगते हैं कि नहीं तो आपके यहाँ से मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले और हम तो काफ़ी टाइम से पैसे की डिमांड भी कर रहे थे, तब जाकर हम ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई आपके डैड को देखने तक नहीं आया। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि उन पैसों
से ग्लैमर खेल रही होती है। इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है और उनका वो शो ख़त्म कर देती है और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है। साथ ही साथ वो उसकी मॉम के हाथ में एक जेट का ब्रेसलेट भी देख लेती है और समझ आने लगता है कि आखिर सारे के सारे पैसे गए कहाँ हैं। यहाँ पर वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम जो है वो कहने लगती है कि क्या करती मैं उस बुड्ढे को जिंदा रखकर, वैसे भी इतना बुढ़ा हो गया था। और रही बात बीमार होने की, तो आजकल हर कोई बीमार होता है और हर कोई मरता है। अब ऐसे भी वो जॉब नहीं करता था तो उसके भरोसे में क्या ही करती। अच्छा तो हुआ कि वो इस दुनिया से चला गया। रैनन यहाँ पर उस पर बहुत ही चिल्लाती है, तो फिर यहाँ पर वो आंटी सीधा उसकी इमोशनल चीज़ों पर अटैक करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें यही सिखाया है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारी मॉम के पास चले गए। रैनन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो आंटी को बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है। आंटी की जो फ्रेंड्स होती है वो सभी भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये तो इसकी बेटी है, लेकिन वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर वो आंटी बाद में रैनन को लेकर झूठी झूठी कहानियाँ बनाने लगती है। फिर वापस से रैनन उन्हें मार देती है, लेकिन इतने ही टाइम में उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो रैनन को पकड़ लेता है और वो आंटी यहाँ पर रैनन को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि अब मैं जैसे बोलूँगी वैसे ही तुम्हें करना होगा। तुम्हें जाकर कमांडर गो के असिस्टेंट से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे पास कितने पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है, लेकिन ये तो पहले से ही शादीशुदा है, हम इसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकते हैं। आंटी बोलती है कि टेंशन मत लो, इसके पति को क्या ही प्रॉब्लम होगी। वैसे भी इसका पति तो एक नॉर्मल सा सेक्रेटरी गार्ड है, वो यहाँ पर कमांडर गो के असिस्टेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ पर वो जबरदस्ती वो लोग रैनन को कुछ पिला देते हैं, जहाँ पर रैनन को काफ़ी नशा होने लगता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर मिस्टर गो यून चेन सभी लोगों को लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो उसके भाई को बहुत ही मारता है और बाद में यहाँ पर वो रैनन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो उसे घर में लेकर आता है तो रैनन यहाँ पर उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर गो यानी कि यू चेन पहले तो उसे किस करता है, लेकिन बाद में वो उसे अपने से दूर हटा देता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि फ़िलहाल वो अपने सेंसेस में नहीं है और यहाँ पर उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। तो बाद में यहाँ पर वो उसे कुशन पर लेटाकर उसे कंफर्ट करने लगता है और यहाँ पर उसे रैनन की सिंसियरिटी अच्छे से समझ आ रही होती है कि जैसा वो रैनन के बारे में सोच रहा था वो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन की नींद खुलती है, यहाँ पर यू चेन उसके लिए पानी लेकर आता है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि अच्छा हुआ कल रात कुछ भी नहीं हुआ। तब जाकर यहाँ पर यू चेन को याद आता है कि रैनन ने तो उसे कल किस किया था और लगता है कि यहाँ पर रैनन को रात की बात कुछ भी याद नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो उसे कुछ भी याद नहीं दिलाता। और यहाँ पर रैनन उससे कहने लगती है कि उस दिन जो स्टॉल में हुआ तुम्हें नहीं लगता कि उस वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं और कमांडर को तुम्हें उस सिक्योरिटी की जॉब से निकाल सकते हैं। यू चेन कहने लगता है कि वो मुझे क्यों जॉब से निकालेंगे, उल्टा वहाँ पर उन्होंने मिया को ही उसकी डॉक्टर की पोजीशन से छीन लिया था। और कमांडर को कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है जो यहाँ पर अपनी फैमिली रिलेशन को देखकर कुछ काम करे, वो बड़े ही ऑनेस्ट इंसान है। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और यहाँ पर रैनन बड़ी खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि उन दोनों की जॉब अब एकदम सिक्योर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गो यानी कि यू चेन चला जाता है रैनन के हॉस्पिटल में। यहाँ पर रैनन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यू चेन कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उसे कल रात के लिए वापस से थैंक यू कहने लगती है। यू चेन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू ही बोलना है तो क्यों ना तुम मुझे एक मील ट्रीट करो। रैनन कहती है कि ठीक है। यू चेन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि हमें जाना कहाँ है। रैनन कहती है कि ठीक है मैं डिसाइड करूँगी कि हमें पहनना क्या है। और यहाँ पर वो दोनों कपड़े पहनकर आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन वो लोग कोई नॉर्मल से कपड़े नहीं बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आए होते हैं। रैनन यहाँ पर रेस्टोरेंट देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। यहाँ पर यू चेन को समझ नहीं आता कि आखिर वो रैनन को क्या जवाब दे। रैनन कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, लेकिन यू चेन कहता है कि देखो ऐसे भी ये जो रेस्टोरेंट है वो मिस्टर गो ऑन करते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर हम डाइनिंग करेंगे तो मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा। रैनन कहती है कि ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ पर जरूर जा सकते हैं। फिर यहाँ पर बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर रैनन सारा का सारा मेन्यू का प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन यू चेन उसे डिस्काउंट वाली बात याद दिलाता है तो रैनन वापस से खुश हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है वो मिस्टर गो को देख लेता है और यहाँ पर वो एक लड़की को भी देखता है यानी कि रैनन को। तो फटाक से मिस्टर गो यानी कि यू चेन की मॉम को कॉल करके वो बता देता है
कि आपका बेटा किसी लड़की के साथ डेट पर आया है और ये ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप चाहो तो आकर अपनी आंखों से देख सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर यूजिन उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है। रैनन यहाँ पर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। यूजिन उससे कहता है कि देखो प्लीज़ इसे ले लो, ये मैं अपनी सेविंग से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर रैनन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें समझ भी आता है कि सेविंग किसके लिए रहती है। सेविंग इसलिए रहती है ताकि हम अपने अर्जेंट टाइम में उसे यूज़ कर पाएँ, ना कि किसी ऐसे गिफ्ट खरीदने के लिए। तो यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि देखो अर्जेंट टाइम जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी लाइफ में बेसिक अगर कोई इंसान है तो वो तुम हो और मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर बाद में वो उस ब्रेसलेट को उसे दे देता है। रैनन यहाँ पर उस ब्रेसलेट को देखकर समझ जाती है कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन यूजिन उसे कहता है कि तुम इसका भाव मत देखो, मेरे मन के भाव देखो। दूसरी ओर यहाँ पर हम थोड़ी सी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों को देखी जा रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि यूजिन की मॉम थी। फिर यहाँ पर वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा बेटा लड़कियों के साथ में घूम रहा है, वरना मुझे तो लग रहा था कि उसे बस लड़के ही पसंद है। फिर बाद में यहाँ पर उसका खाना भी आ जाता है जहाँ पर रैनन जो है एज अ वाइफ सबसे पहला बाइट उसे खिलाने वाली थी। फिर यूजिन यहाँ पर उसे देखे ही जा रहा था तो रैनन को लगता है कि शायद से वो कोई गलत काम कर रही है, तो वो वापस से अपना फोक पीछे करने लगती है, लेकिन यूजिन उसका हाथ पकड़कर खुद ब खुद उसे खा लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी मॉम को नोटिस करता है जहाँ पर वो डर सा जाता है और यहाँ पर रेस्ट रूम का बहाना बनाकर वो अपनी मॉम से मिलने चला जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं आज यहाँ पर वो चीज़ देखने आई हूँ जो दुनिया में कभी पॉसिबल ही नहीं है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। यूजिन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर उसकी मॉम यहाँ पर सैड हो जाती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, लगता है ये नॉर्मल सी फ्रेंड होगी। यूजिन कहता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ है और यहाँ पर उसकी मॉम और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर यूजिन उसे सारी की सारी स्टोरी बताने लगता है। यहाँ पर वो आंटी कहती है कि रुको मैं अभी जाकर उससे मिलती हूँ और एज अ गिफ्ट उसे ये रेस्टोरेंट उसके नाम कर देती हूँ। फिर यूजिन कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है और मैं उसे बहुत ही जल्दी बताने की सोच रहा हूँ, तब आप जाकर उसे कह सकती हो, लेकिन फिलहाल हम कोई भी चीज़ रिवील नहीं कर सकते। कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ शादी की है और तुम यहाँ पर इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने कैसे आ सकती हो। यहाँ पर रैनन भी उसे सुनाना शुरू कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके हाथ में ब्रेसलेट देखती है और शिन उस ब्रेसलेट को तोड़कर नीचे फेंक देती है। रैनन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है तो फिर वो शिन को और भी सुनाने लगती है और कहती है कि ये रियल था, लेकिन शिन के अकॉर्डिंग तो वो ब्रेसलेट फेक होता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने हस्बैंड की मदद लेने लगती है जहाँ पर उसका हस्बैंड जो है जहाँ पर वो उस बेचारी को सुनाना शुरू कर देता है और इतने में ही वो रैनन के ऊपर हाथ भी उठाने वाला था, लेकिन फटाक से यहाँ पर यूजिन आकर उसको पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की। यहाँ पर उसका हस्बैंड यूजिन से डरता नहीं है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें कहने लगता है कि इस ब्रेसलेट को तोड़ने के लिए तुम्हें कंपनसेशन पे करना होगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम ये सब कुछ करने वाले नहीं है, तुम्हें तो हम अभी बताते हैं। फिर यहाँ पर उसका जो हस्बैंड है कॉल करके हेड ऑफ द पुलिस ऑफिसर को बुला देता है। उसे लग रहा होता है कि वो उसकी साइड लेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर जैसे ही आता है यहाँ पर मिस्टर गो को पहचान लेता है और बाद में यहाँ पर वो उसे सैल्यूट तो करना चाहता था, लेकिन यूजिन उसे इशारा करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस ब्रेसलेट के बारे में बात ही करने लगते हैं। यूजिन कहता है कि सर अगर आप चाहो तो इस ब्रेसलेट के पीछे का बारकोड में कॉल करके पता लगा सकते हैं कि ये रियल है या फेक। और यहाँ पुलिस ऑफिसर ठीक वैसा ही करता है और यहाँ पर वो ब्रेसलेट बिल्कुल रियल निकलता है जो कि मिस्टर गो के नाम पर खरीदा गया था। रैनन यहाँ पर मिस्टर गो के नाम पर खरीदा गया है सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों के दोनों यानी कि शिन और उसका हस्बैंड जाने लगते हैं और पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। रैनन यहाँ पर गुस्से में मिस्टर गो को देख रही होती है। यहाँ पर मिस्टर गो यानी कि यूजिन कंफ्यूज था कि मैंने तो इतना अच्छा गिफ्ट दिया इसे, लेकिन ये फिर भी मुझे इस तरह क्यों देख रही है। और यहाँ पर रैनन उसे पूछती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम चोरी भी कर सकते हो, ये जो ब्रेसलेट है वो तो मिस्टर गो के नाम पर है, तो तुमने मुझसे यहाँ पर ये क्यों कहा कि ये ब्रेसलेट तुमने खरीदा है। इतने में यहाँ पर यूजिन की मॉम आ जाती है जो कि रैनन को अपनी डॉटर इन लॉ कहने लगती है। बाद में यहाँ पर वो उसके हाथ में ब्रेसलेट को नोटिस करती है और कहती है कि ओ ये ब्रेसलेट तो मुझे याद है,
ये ब्रेसलेट तो यहाँ पर इसने तुम्हारे लिए ख़रीदा था और मुझे तो लग रहा था कि ये किसी गर्लफ्रेंड के लिए ख़रीदा है, लेकिन मुझे पता था कि तुम दोनों की शादी हो गई है। तब जाकर यहाँ पर रैनन को थोड़ा समझ में आने लगता है। उसकी मॉम को यहाँ पर लगने लगता है कि रैनन को कुछ तो डाउट जा रहा है, तो फिर वो उससे पूछती है। रैनन कहती है कि लेकिन ये ब्रेसलेट तो गू के नाम पर फाइल हुआ है, गू फैमिली के नाम पर। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ, तो मेरा पूरा नाम गू शाओ है, तो फिर ऑफकोर्स ये बात है ना कि ये मेरे नाम पर खरीदी गई है। और यहाँ पर रैनन को बहुत ही बुरा लगता है अपने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाने के लिए, तो फिर यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। आंटी कहती है कि जाने भी दो, वैसे भी तुम इसे सुनाना है तो तुम इसे सुना भी सकती हो, मारना चाहती हो तो मार भी सकती हो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम जो चाहे उसके साथ कर सकती हो एज अ वाइफ। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अपने घर पर इन्वाइट करना चाहूँगी। और यहाँ पर वो उसे ज़रूर हाँ कहती है। फिर बाद में यहाँ पर यू चेन अपनी मॉम को साइड में लेकर जाता है और कहता है कि आखिर आपने रैनन को यहाँ पर घर पर क्यों इन्वाइट किया। उसकी मॉम यहाँ पर उसे कहने लगती है कि सबसे पहले जाओ और अपनी आइडेंटिटी को मेरी बहू के सामने रिवील करो, आखिर तुम कब तक उसे ऐसे रखने वाले हो। और रही बात उसे घर पर इन्वाइट करने की, तो वो मेरी बेटी है, मैं जब चाहे तब उसे अपने घर पर बुला सकती हूँ। यहाँ पर यू चेन कहता है कि हाँ हाँ बुला लो, जब वो इतने बड़े घर में आएगी तो वो सोच में पड़ जाएगी कि इतने गरीब लोगों के पास इतने बड़े बड़े विला कहाँ से आ रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं उसे अभी नहीं बुलाऊंगी, जब तुम उसे बता दोगी मैं तब बुला दूंगी। और यहाँ पर बाद में वो मान जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों के दोनों वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर यू चेन उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। और यहाँ पर रैनन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम के डेथ के बारे में उसे बताती है कि उन्हें कैंसर था। और उसके बाद में यहाँ पर उसके डैड ने सेकंड शादी कर ली, जहाँ पर उसकी जो मॉम थी यानी कि स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर कभी भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। हालांकि एज अ मैन हमेशा घर पर मैन की बात चलती थी, लेकिन स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा बेकार थी और बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने वाली थी। इस वजह से मेरे डैड को हमेशा उनकी बातें सुननी पड़ती थी। और यहाँ पर तो अब मेरे डैड भी नहीं रहे मेरा साइड लेने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर यू चेन उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किस करने वाले हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि वो लोग आखिर में क्या कर रहे हैं। और बाद में यहाँ पर दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को उसकी मदर इन लॉ का कॉल आ जाता है, जो कि उससे कहने लगती है कि फ़िलहाल तो मैं तुम्हें अपने घर पर इन्वाइट नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज़ प्लान किए हैं और तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तो फिर उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर रैनन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद में कॉल कट जाता है, जहाँ पर रैनन उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझे क्यूरियोसिटी में डाल देते हो, और खास करके वो लोग जो मुझसे झूठ बोलते हो। इतना बोलकर वो चली जाती है। यहाँ पर बेचारा यू चेन घबरा जाता है कि आखिर उसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि उसे रैनन को अपनी आइडेंटिटी को लेकर झूठ बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो डर जाता है और ये सोचते हुए कि आखिर वो कैसे अपनी आइडेंटिटी उसे बताएगा। फिर बाद में यहाँ पर रैनन होती है अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक नर्स आकर रोने लग जाती है कि वांग ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर वो चली जाती है वांग को सबक सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वांग बातों से मान ही नहीं रहा था और वो रैनन को भी यहाँ पर छेड़ना शुरू कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है मिया, और ना जाने मिया को कैसे इस हॉस्पिटल में एंट्री मिल जाती है। फिर मिया यहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम जो है रैनन पर लगाने लगती है और यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स भी और सभी लोग आ जाते हैं। साथ ही साथ यू चेन भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मिया कहने लगती है कि इसका हस्बैंड तो एक नॉर्मल सा बॉडीगार्ड है, आखिर ये क्या ही कर लेगा। दूसरी ओर डायरेक्टर यू चेन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यू चेन यहाँ पर उसे इशारे करने लगता है। वांग को अपने पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को पता होता है कि उन्हें किसे सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं और वांग को यहाँ से निकाल देते हैं। फिर बाद में यहाँ से वो लोग वॉक करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड सा साइलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर रैनन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यू चेन से क्या कहे। तो यहाँ पर यू चेन खुद ब खुद उसे वहाँ पर कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अब कपल्स हैं। रैनन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती, उसे लग रहा होता है कि शायद वो उसे डिवोर्स की बात करने वाला है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। यू चेन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम कपल से भी और भी अच्छे एक पार्टनर बन सकते हैं, एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट की शादी करने के बाद। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें लेकर मैं पूरा श्योर हूँ, तुम्हारी काइंडनेस और तुम्हारा प्योर हार्ट, और तुम इतनी भोली जो हो। मुझे पहले लगता था कि तुम यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट गर्ल रहोगी और बाकी लड़कियों की तरह रहोगी,
जाओगे, लेकिन तुम्हारी ये पर्सनैलिटी को देखकर मैं पूरा श्योर कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मुझे मेरी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि वो सारी सच्चाई उसे बता दे, लेकिन उसे डर लग रहा था क्योंकि आज ही उसने अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था और क्या पता रैनन गुस्से में आकर उससे रिश्ता ही तोड़ दे। तो फिर यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ती है और यहाँ पर वो दोनों किस करने वाले होते हैं। इतने में ही यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे कमांडर गो कहकर बुलाता है, लेकिन वो उसकी वाइफ को देखकर नाम चेंज कर देता है और कहता है कि मेरा मतलब है कि कमांडर गो ने आपको इम्पोर्टेंट मिशन पे चलने के लिए कहा है। तो यहाँ से वो चला जाता है और दूसरी ओर यहाँ पर रैनन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे इमरजेंसी में किसी प्लेस पर पहुँचना होता है क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और यहाँ पर कई सारे लोग घायल भी हो चुके थे। फिर बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूजिन भी सेम ही जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक किया था और यहाँ पर उसका जो असिस्टेंट है उसे सारी बातें समझाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें पक्का श्योर होता है कि वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर से धमकियाँ आ रही थी कि अगर कोई भी कमांडो पुलिस ऑफिसर अंदर आने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर वो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे। फिर यहाँ पर रैनन आ जाती है उन लोगों की जान बचाने के लिए अपने हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन यहाँ पर उसे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों में एक डील होती है कि खाली 2 ही डॉक्टर अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पर रैनन और तो यहाँ पर यूजिन फेक डॉक्टर बनकर अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो गुंडा होता है वो सीधा रैनन को अपने पास बुलाता है और पास बुलाते ही वो उसकी गले पर चाकू रख देता है क्योंकि उसे यूजिन पर ऑलरेडी जग गया था। फिर बाद में यहाँ पर वो जो टेररिस्ट होता है वो बड़ी चालाकी से रैनन को एक सूट पहना देता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा बॉम्ब फिट होता है और यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि अब तुम इस लड़की को कैसे बचाओगे और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एक कमांडो हो। और यहाँ पर यूजिन कहने लगता है कि मैं एक नॉर्मल सा डॉक्टर हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो टेररिस्ट रैनन को फेंक देता है और यूजिन की ओर चला जाता है ये कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम रियल के डॉक्टर हो या फिर नहीं। और यहाँ पर वो अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए उस टेररिस्ट के सामने फाइट नहीं करता जहाँ पर उसे चाकू लग जाता है और तब यहाँ पर रैनन भागकर उसके पास आती है और तभी यहाँ पर वो टेररिस्ट को मार गिरा देता है। फिर बाद में यहाँ पर यूजिन उसके ऊपर से कोट को लेकर खुद ले लेता है और यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है और कहता है कि तुम्हें याद है ना घर पर जब तुमने अपनी फैमिली की स्टोरी बताई थी तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। बाद में यहाँ पर वो उसे किस करता है और वहाँ से सीधा भाग जाता है उस सूट को लेकर बहुत दूर ताकि वो बॉम्ब यहाँ पर मॉल में ना फट जाए। रैनन यहाँ पर रोती ही रह जाती है, उसे पास्ट की हर एक बात याद आने लगती है जहाँ पर उन्होंने हर एक समय एक दूसरे के साथ बिताया होता है। लेकिन फिर यहाँ पर वो देखती है कि यूजिन जो है हल्का सा घायल था लेकिन अब वो वापस आ चुका था और बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर रैनन उसके लिए बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर वो उससे कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपने करियर को स्विच कर लो। यहाँ पर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि रैनन के अकॉर्डिंग वो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कैप्टन कमांडो की लिस्ट में आता है। इतने में ही यहाँ पर रैनन चली जाती है जहाँ पर उसे कॉल आने लगता है एक लॉयर का जो उसे बताने लगती है कि आपके डैड ने मरने से पहले यहाँ पर कुछ घर आपके नाम पर करवाए हैं। और यहाँ पर ये बात सुनकर रैनन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर आ जाती है उसकी स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर जो उसे वसूली करने आए थे और यहाँ पर वो हॉस्पिटल में आकर तमाशा करना शुरू कर देते हैं। रैनन कहती है कि जो ड्रामा करना है तुम करो, लेकिन ये घर मेरे डैड मुझे देकर गए हैं तो मैं तो ये घर तुम्हें नहीं देने वाली क्योंकि ऑलरेडी तुमने मेरे डैड को लॉस में डाल दिया है। यहाँ पर आंटी चिल्लाकर कहने लगती है कि हमने तुम्हारे डैड को लॉस में डाला है, तुम्हारे डैड के सारे खर्चे हम उठाते आ रहे हैं। रैनन कहती है कि बस भी करो, मेरे डैड ने लोन लिया था जिस वजह से तुम उसके खर्चे भी उठा पा रहे थे, तुम्हारे पास तो खुद के पैसे भी नहीं है। यहाँ पर आंटी उस गुंडे को बुला लेती है ये कहते हुए कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पैसे कैसे नहीं लौटाती हो। और यहाँ पर वो गुंडा रैनन से कहता है कि देखो मैं सीधे सीधे पेपर्स मांगना चाहता हूँ तो सिंपली दे दो वरना मुझे मेरा दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। रैनन बाद में यहाँ पर उसे लॉ की पट्टी पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन वो ठहरा अनपढ़ गवार गुंडा, उसे कहाँ कुछ समझ आएगा। फिर वो यहाँ पर रैनन के साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है जहाँ पर रैनन चिल्लाने लगती है। इतने में यहाँ पर यूजिन आ जाता है जो आते ही उसे पंच मार देता है और रैनन को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो गुंडा उसे रोकता है। यहाँ पर यूजिन उसे वार्न करता है कि देखो मेरे दिमाग में मत चढ़ो वरना मैं तुम्हारा पूरा का पूरा केस खराब करके रख दूंगा। लेकिन वो गुंडा कहता है कि तुम जैसा नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी के अभी यहाँ पर खड़े रहो, मेरी परमिशन के बिना
कोई भी यहाँ से नहीं हिल सकता। तुम्हें पता है कि मैं कौन सी गैंग का मेंबर हूँ? अगर मेरे चेले को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो ना, तो तुम्हारा केस मेरे चेले पूरे के पूरे खत्म कर देंगे। यू चैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। बाद में यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताता है और यहाँ पर ये नाम सुनकर रैनन भी शॉक्ड हो जाती है और पीछे से कई सारे कमांडर्स आते हैं जो उस गुंडे को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसे कमांडर को कहकर बुलाते हैं और तब जाकर यहाँ पर रैनन के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। साथ ही साथ उसकी स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर नील डाउन करके उसे माफ़ी मांगने लगते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर यूचन रैनन से बात करना चाहता था, लेकिन रैनन खुद ब खुद वहाँ से चली जाती है और वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर रैनन यूचन से रूठ कर बैठी थी। यूचन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी तुम्हें बताने ही वाला था, मुझे सच में माफ़ कर दो। फिर यहाँ पर रैनन को गुस्सा आने लग जाता है और वो उससे कहने लगती है कि हम लोग दिन रात एक दूसरे के साथ में रहा करते थे, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी पता ही नहीं चला और तुम यही समझ रहे होगे ना कि मैं कितनी भोली हूँ या फिर मैं कितनी ज़्यादा बुद्धू हूँ, जहाँ पर मुझे तुम्हारे इस बोले हुए झूठ का पता ही नहीं चल रहा था। वो इसके लिए क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन वो ट्रस्ट आज तुमने ब्रेक कर दिया। यूजन उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन रैनन कहती है कि अब नहीं, मैं एक ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसके बाद भी तुम्हारे पास कितने मौके थे, फिर भी तुमने सच्चाई का सामना नहीं करना चाहा और गुस्से में यहाँ से वो चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर। और यहाँ पर वो एकदम देवदास की तरह ज़मीन पर लेटा रहता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा आकर उस पर चिल्लाते हैं और हंसते भी है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि सच्चाई बता दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर उस बेचारी की लॉयल्टी को टेस्ट करना था। मैं शुरुआत से कह रहा था कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन देखो अभी भी देरी नहीं हुई है, वो खाली घर छोड़कर गई है। तुम चाहो तो एक बार फिर से उसे मना सकती हो, लेकिन तुम्हारा और उसका इमोशनल कनेक्शन एकदम सच है तो तुम उसे बिलीव करवाओ। दूसरी ओर यहाँ पर रैनन जा रही होती है तो कई सारे लोग आते हैं जो उसे रोज़ देने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर यूचेन होता है और यहाँ पर यूचेन उसके लिए फ्लावर का बुके लेकर आया होता है, लेकिन रैनन यहाँ पर उसके लिए रुकती नहीं है, वो आगे जाने लगती है। फिर यहाँ पर बाद में यूचेन उसके लिए आगे बढ़ता है जहाँ पर एक कार उसे टक्कर मार देती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। फिर रैनन यहाँ पर उसे बहुत सॉरी बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर यूचेन अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर हमें एक वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उसके सपने जैसा होता है, जहाँ पर रैनन और यूचेन एक दूसरे के साथ में शादी कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का साथ 7 जन्मों तक देने का वादा करते हैं। फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस भी करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक सपना होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक हकीकत होती है, यानी कि इन दोनों की रियल लाइफ में शादी हो गई थी। लेकिन जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो फिर ये शादी कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो हम चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, जहाँ पर रैनन उसे मनाए जा रही थी कि तुम उठ जाओगी तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसे रिग्रेट हो रहा था अपने इस डिसीजन पर, जहाँ पर वो उसे छोड़कर जा रही थी। और तब जाकर यहाँ पर यूचेन उठता है। रैनन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यूचेन उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे इमोशनली कनेक्टेड हो और तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तब हमें समझ आता है कि आखिर ये वेडिंग डे तक कैसे पहुँचे और ये वेडिंग एक रियल वेडिंग होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।